अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो इसे देखिए। ये तस्वीर 1899 की है, जब भारत अभी भी ब्रिटिश राज के अधीन था। तस्वीर में दिखाई देने वाले लोग सपेरों की उस रहस्यमय परंपरा का हिस्सा हैं, जो सदियों से भारतीय संस्कृति का अनोखा प्रतीक रही है। इन लोगों को कालबेलिया या नट समुदाय कहा जाता था। वे गांव-गांव घूमते थे और बीन की धुन पर कोबरा जैसे जहरीले सांपों को नचाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली रहस्य क्या था? असल में ये सांप नाचते नहीं थे। वे बीन की धुन पर नहीं, बल्कि उसके कंपन पर प्रतिक्रिया देते थे। क्योंकि सांप सुन नहीं सकते, लेकिन वे जमीन और हवा में होने वाले कंपन को महसूस कर सकते हैं। जब सपेरा बीन बजाता था, सांप अपने सिर को उसी दिशा में हिलाता, जिससे लोगों को लगता था कि वह संगीत पर नाच रहा है। उन दिनों ये कला केवल मनोरंजन नहीं थी, ये जीवन यापन का साधन थी। हर बीन के पीछे भूख, परंपरा और एक पूरे समुदाय की कहानी छिपी थी। ब्रिटिश दौर में जब कानूनों के जरिए ऐसे प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई जाने लगी, तो हजारों सपेरे अपनी पहचान खो बैठे। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस परंपरा की छाया बाकी है। लेकिन धीरे धीरे ये प्राचीन कला इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही है, जैसे इस तस्वीर में जहां समय खुद ठहर गया है। कभी सोचा है कि अगर इंसानों को मिलाकर कोई विशाल मूर्ति बनाई जाए तो कैसी दिखेगी? अगर नहीं तो ये तस्वीर देखिए। ये 1918 की है, जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध से गुजर रहा था। इस तस्वीर में दिखाई दे रही मानव स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 18,000 सैनिकों और अफसरों ने मिलकर बनाया था। जगह थी कैंप डॉज, आयोवा। ये कोई फोटो मोन्टाज नहीं था, ये असली इंसान थे जो कई घंटों तक मैदान में खड़े रहे ताकि ऊपर से कैमरा एक भव्य आकृति बना सके। उस समय ड्रोन तो थे नहीं, इसलिए फोटोग्राफर को 24 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़कर कैमरा सेट करना पड़ा। हर सैनिक को सटीक स्थान पर खड़ा किया गया ताकि उनके शरीर की रेखाओं से लिबर्टी की मशाल, चेहरा और पोशाक बन सके। ये तस्वीर युद्ध काल में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ली गई थी, ताकि लोग महसूस करें कि स्वतंत्रता सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि लाखों लोगों की एकता का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कितनी समन्वय, अनुशासन और गर्व का पल रहा होगा वो। एक ऐसी तस्वीर जो आज भी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत तब होती है जब लोग एक साथ खड़े होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। ये देखिए, ये कोई शाही दस्तावेज नहीं, बल्कि रूस के साम्राज्य काल का ड्राइविंग लाइसेंस है। करीब 1910 का। उस समय कारें नई नई चीज थी और ड्राइवर बनना किसी विलासिता से कम नहीं था। इस लाइसेंस को पाने के लिए व्यक्ति को वारसा ड्राइविंग स्कूल से गुजरना पड़ता था, जहां इंजन खोलना, मरम्मत करना और ट्रैफिक नियम सिखाए जाते थे। हाँ, ट्रैफिक तब भी था, बस कारें बहुत कम थीं। उस दौर में ड्राइविंग सिर्फ रईसों और शाही कर्मचारियों की चीज मानी जाती थी, क्योंकि कार चलाने की ट्रेनिंग और गाड़ी खरीदना आम आदमी के पहुंच से बाहर था। इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर, मोहर और यहां तक कि धारक की फोटो भी होती थी, जो अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय पासपोर्ट या आईडी जैसी चीजें बहुत कम लोगों के पास थीं। एक तरह से ये दस्तावेज आधुनिक ड्राइविंग लाइसेंस की जन्मपत्री कहा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं वो एक रेलवे ब्रिज है, लेकिन लोहे या कंक्रीट का नहीं, बल्कि लकड़ी के लट्ठों से बना। साल था 1903, जगह की अमेरिका का ओरेगन। उस वक्त रेल मार्गों का जाल बिछाया जा रहा था, लेकिन आधुनिक मशीनें और क्रेनों की जगह लोगों ने सिर्फ कुल्हाड़ी, रस्सी और अपनी ताकत से ये चमत्कार रचा। हर लकड़ी के लट्ठे को हाथ से काटा और जोड़ा गया, और इस लॉग ट्रेसल ब्रिज ने मालगाड़ियों को गहरी घाटियों और नदियों के ऊपर से पार करवाया। सोचिए, इतनी भारी इंजन उस पर से गुजरता था। आज ये अकल्पनीय लगता है, लेकिन तब इंजीनियरिंग का मतलब था दिमाग, पसीना और हिम्मत। कई ऐसे पुलों ने दशकों तक सेवा दी, जब तक स्टील और कंक्रीट ने उनकी जगह नहीं ली। ये तस्वीर इंसान की उस अद्भुत क्षमता की याद दिलाती है, जहां संसाधन सीमित थे पर जज्बा असीमित। ये तस्वीर है जर्मनी की 1923 की, जब पैसे की कीमत मिट्टी से भी कम हो गई थी। इस दौर को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन,
जब एक रोटी खरीदने के लिए लोगों को पैसों की पूरी बोरी ले जानी पड़ती थी। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी मुआवजा लगा और सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए नोट छापना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि मुद्रा की बाढ़ आ गई और उसकी कीमत खत्म हो गई। लोग बच्चों के खिलौने बनाने के लिए नोटों का इस्तेमाल करते थे, दीवारें सजाने या आग जलाने के लिए भी, क्योंकि कोयला खरीदने से सस्ता था पैसा जलाना। इस तस्वीर में जो सैनिक खड़ा है, उसके पीछे पड़ा ढेर असली करेंसी है, पर उसकी कोई कीमत नहीं। ये इतिहास की सबसे डरावनी यादों में से एक है, जब पूरी अर्थव्यवस्था कागज के वजन में बदल गई। कभी आपने घंटियों का बाजार देखा है? ये तस्वीर 1902 की है, रूस के निजनी नोवगोरोड शहर की, जिसे उस समय रूसी व्यापार का दिल कहा जाता था। ये है घंटियों की मंडी, एक ऐसा बाजार जहां दर्जनों नहीं, सैकड़ों चर्च की घंटियां बिकती थीं। हर घंटी की अपनी ध्वनि, अपनी टोन और अपनी कीमत होती थी। धातुकार महीनों तक कांस्य को गलाकर सही मिश्रण बनाते ताकि ध्वनि शुद्ध और गूंजदार हो। रूस में चर्च और मठ हर गांव का केंद्र थे, इसलिए घंटियां सिर्फ सजावट नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा थी। कहा जाता है कि सबसे बड़ी घंटियां इतनी विशाल थीं कि उन्हें ढोने के लिए 20 बैलों की जरूरत पड़ती थी। इस तस्वीर में जो सन्नाटा दिखता है, उसमें छिपा है लोहे और आस्था का संगीत, एक बीते जमाने की गूंज जो आज भी रूसी भूमि में सुनाई देती है। अगर आपको लगता है कि स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक आधुनिक फैशन है, तो जरा 1935 की ये तस्वीर देखिए। ये मियामी बीच की है, जहां 2 महिलाएं धूप में नहाते हुए लकड़ी के स्कूटर पर सवार हैं। उस वक्त ये ग्लाइडर स्कूटर कहलाते थे, जिनमें इंजन नहीं, बस पैर की ताकत होती थी। ये वो दौर था जब अमेरिका महामंदी से उभर कहा था और लोग जीवन में हल्कापन और आनंद खोज रहे थे। महिलाएं अब घर से बाहर आने लगी थीं, खेलों, बीचों और फैशन में भाग ले रही थीं। ये तस्वीर सिर्फ मस्ती नहीं दिखाती, ये एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। वो समय जब आज़ादी और आधुनिकता पहली बार महिलाओं की मुस्कान में झलकने लगी थी। आज अगर आप किसी विमान में सोने के लिए सीट पीछे झुकाते हैं, तो कल्पना कीजिए 1950 के दशक में यात्री पूरे बिस्तर पर सोया करते थे। ये तस्वीर बोइंग 377 स्ट्राटो क्रूजर की है, जो उस दौर का उड़ता हुआ महल कहा जाता था। इसमें डबल डेक डिजाइन था, ऊपर बैठने के लिए, नीचे आराम करने के लिए। यात्रियों को असली तकिए, कंबल और पर्दे वाले प्राइवेट स्लीपिंग केबिन्स मिलते थे। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए कॉफी परोसतीं और डिनर असली प्लेटों में मिलता था। ये वो दौर था जब उड़ान कोई जल्दी का सफर नहीं बल्कि लग्जरी का अनुभव थी। लेकिन ये सुख हर किसी के लिए नहीं था। टिकट की कीमत इतनी थी कि आम लोग सिर्फ सपना देख सकते थे। ये तस्वीर उस गोल्डन एज ऑफ एविएशन की याद दिलाती है, जब आसमान में उड़ना राजाओं जैसा लगता था। ये तस्वीर नीदरलैंड्स की है, लगभग 100 साल पुरानी। 2 डच नाविक बैठे हैं। उनकी पोशाक देखिए, चौड़ी फूली हुई पतलून, लकड़ी के जूते और सिर पर पारंपरिक टोपी। इसे डच ब्रीचेस कहा जाता था। ये कपड़े सिर्फ फैशन नहीं बल्कि जरूरत थे। समुद्र की ठंडी हवाओं और भारी काम के बीच ढीली पतलून आराम देती थी और कपड़ा जल्दी सूख जाता था। लकड़ी के जूते, जिन्हें क्लॉक्स कहा जाता है, कीचड़ और पानी से बचाने के लिए पहने जाते थे। उस समय हर क्षेत्र की अपनी अलग पोशाक थी और ये डच संस्कृति की पहचान बन गई। आज ये पोशाक पर्यटन प्रतीक है, लेकिन कभी यही कपड़े मेहनतकश नाविकों की रोजमर्रा की वर्दी थे। ये तस्वीर इटली के पार्मा शहर की है, 1960 के दशक की, जब चीज बनाना एक कला मानी जाती थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे कर्मचारी विशाल पार्मेजान के पहियों को थपथपाकर जांच रहे हैं। ये टेस्ट ऑफ साउंड कहलाता है। असली पार्मेजान की पहचान उसकी गूंज में होती है। अगर आवाज साफ और हल्की गूंजदार हो तो चीज परफेक्ट पका है। हर चीज का पहिया 600 लीटर दूध से बनता था और महीनों तक तहखाने में रखा जाता था। पार्मा में ये परंपरा आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी तब थी। एक तरह से ये तस्वीर सिर्फ चीज नहीं बल्कि इटालियन जुनून, परंपरा और स्वाद का प्रतीक है, जहां हर पहिया इतिहास की खुशबू समेटे हुए है। अगर ये तस्वीर आपको किसी चींटियों के झुंड जैसी लग रही है, तो जरा ध्यान से देखिए। ये चींटियां नहीं, इंसान हैं। जगह है ब्राजील का सेरा पेलादा,
दुनिया की सबसे बड़ी खुली सोने की खान और साल है 1986। यहाँ हजारों लोग हर सुबह अपने हाथों में बाल्टी और फावड़े लेकर उतरते थे, उम्मीद में कि शायद आज उन्हें सोने का टुकड़ा मिल जाए। इस जगह को मैन ऑन दी मून कहा गया, क्योंकि यह धरती पर किसी दूसरे ग्रह जैसा दृश्य था। कीचड़, गर्मी, पसीना और हजारों लोग एक ही सपना लिए। कोई मशीन नहीं, सिर्फ मानव शक्ति। सरकार ने खान को 1980 में खोला था और कुछ ही महीनों में 1 लाख से ज्यादा लोग यहां जमा हो गए। लेकिन सपना धीरे धीरे दुष्स्वप्न बन गया। हिंसा, गिरावट और लालच ने सब कुछ निगल लिया। ये तस्वीर उस सुनहरी बुखार की है जहां हर कदम पर उम्मीद और निराशा एक साथ सांस लेती थी। ये तस्वीर 1890 की जापान की है और इसमें दिखाई दे रहा आदमी कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि चलती फिरती दुकान है। उसके कंधों पर बंधा ये विशाल ढेर दर्जनों झाड़ू, टोकरी, ब्रश और घर के बर्तन है। उस समय जापान में छोटे कस्बों में दुकानें कम थीं, इसलिए ऐसे घूमने वाले विक्रेता घर घर जाकर रोजमर्रा की चीजें बेचते थे। इसे कहा जाता था तेकिया, यानी सड़क का व्यापारी। सुबह से शाम तक ये लोग शहर की गलियों में घूमते और हर किसी की जरूरत पूरी करते। ये तस्वीर उस मेहनती समाज की झलक है जो आधुनिक जापान की नींव बना। सोचिए, एक व्यक्ति, एक गाड़ी और पूरा बाजार उसकी पीठ पर। ये तस्वीर 1889 की है और इसमें जो लोग नजर आ रहे हैं वे अपराधी नहीं, बल्कि बहुपत्नी प्रथा के अपराधी हैं। जगह है अमेरिका का यूटा राज्य और ये सभी मॉर्मन धर्म के अनुयायी थे जो उस समय 1 से अधिक विवाह करते थे। अमेरिकी सरकार ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया और सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया। तस्वीर में जो लोग कैदियों की धारीदार पोशाक में हैं, वो असल में धार्मिक विश्वास के कारण कैदी बने थे। उनके लिए ये सजा नहीं, आस्था का प्रमाण थी। ये फोटोज दौर की है जब धर्म, कानून और नैतिकता आपस में टकरा रहे थे और इंसान बीच में फंसा हुआ था। ये तस्वीर 1892 की है, कोका कोला कंपनी के पहले कर्मचारियों की। ये वही समय था जब एक अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने दर्द की दवा के रूप में एक पेय तैयार किया था जिसका नाम रखा कोका कोला। शुरू में इसे दवा की तरह बेचा जाता था, हर गिलास सिर्फ 5 सेंट का। लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय पेय बन गई। इस तस्वीर में जो लोग खड़े हैं वही वे पहले कर्मचारी हैं जिन्होंने हाथ से बोतलें भरकर बेची। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी कंपनी एक दिन वैश्विक साम्राज्य बनेगी। ये तस्वीर सिर्फ शुरुआत नहीं दिखाती, ये नवाचार, महत्वाकांक्षा और अमेरिकी सपने की कहानी है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।